हमारे साथ दो खास मेहमान मेजर जनरल के सिन्हा डिफेंस एक्सपर्ट हैं और शाक तनवीर जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो तनवीर जी, मैं आपसे सवाल लेना चाहती हूँ यहाँ पर, आप क्योंकि मिडिल ईस्ट में ही हैं और वहाँ पर इस जंग को किस तरह से देखा जा रहा है। और एक बड़ा सवाल जो है, एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है जिसमें ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हमास इज इक्वल टू पैलेस्टीनियन कॉज। और सबसे पहले तो इसी पर मैं आपका पहला कमेंट चाहती हूँ। उसके बाद मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि क्या आप देख रहे हैं कि मुस्लिम देश जो हैं उनमें इस तरह की कंफ्यूजन है और वो इस लड़ाई में आपको कोई पॉसिबिलिटी दिखती है इसे ज्वाइन कर सकते हैं, या आपको लगता है ईरान अपना पर्सनल एजेंडा इसके थ्रू चला रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया अदिति जी। ये आपने जो क्वेश्चंस रेस किए हैं बहुत ही वैलिड क्वेश्चंस हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि लोगों के बीच में जो कन्फ्यूजन है हमास और पैलेस्टाइन को लेके, देखिए अक्सर लोगों को ये नहीं पता है कि हमास इज नॉट इक्वल टू पैलेस्टाइन। पैलेस्टाइन अलग है और हमास अलग है। हमास की जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ गाजा की हद तक महदूद है। जिस तरह से इस्लाम में और इस्लामिज्म में डिफरेंस है, जिस तरह से मुस्लिम और इस्लामिस्ट में डिफरेंस है, इसी तरह से जो है हमास और पैलेस्टाइन में भी यहाँ पर डिफरेंस है। लोग इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। इस चीज़ में अगर आपको समझना है तो इंडिया का जो MEA है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तो इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है ये बहुत ही बैलेंस स्टेटमेंट है। इसमें इन्होंने कहा है कि हमास को हम कंडेम करते हैं सबसे पहले, क्योंकि हम ये पूरी जो जंग की शुरुआत है ये हमास ने ही की है। जो 1300-1400 यहूदी बूढ़ों को, बच्चों को, औरतों को जो बलि चढ़ाई है हमास ने, और जो बेरहमी से इन्होंने यहूदियों का कत्ल किया है वहां पर, जिसके बाद जो रिटेलिएशन शुरू हुआ है। आपको पता है कि सामने इजराइल है, इजराइल के पास सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, हथियार है। ये सब मालूम रखते हुए भी जब आप उसके ऊपर हमला कर रहे हैं और आपको पता है कि इजराइल का रिटेलिएशन कैसे होता है, उसके बावजूद भी आप जो है पूरे गाजा को जंग के माहौल में ढकेल देना, गाजा को ही नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को जो है जंग के माहौल में ढकेल देना और फिर वहां से गायब हो जाना, ये हमास की जो है बर्बरता की दूसरी निशानी है। और एक बात यहाँ पर बहुत ज़रूरी जो लोगों को समझना है वो ये है कि इसमें बेशक ईरान का एजेंडा है, ईरान का एजेंडा है, और हमास के पीछे जो फाइनेंसिंग है और जो पूरा जो आइडियोलॉजिकल सपोर्ट है वो पूरा का पूरा ईरान का है। और हमास की जो लीडरशिप है, हमास की लीडरशिप पूरी अरब दुनिया में मशहूर है इस चीज़ को लेकर कि हमास की जो लीडरशिप है एक करप्ट लीडरशिप है। और हमास का जो लीडर है इस्माइल हनिया, इसके बारे में आता है कि तकरीबन इसकी जो संपत्ति है, इसके जो एसेट्स हैं, ये तकरीबन $4 बिलियन के इसके एसेट्स हैं। और यही नहीं बल्कि इनके बड़े बड़े विलास कतर में और टर्की में हैं। ये लोग हमले करवाते हैं इसराइल के ऊपर और ताकि लोगों के इमोशंस को स्ट्रोक किया जाए। जैसे लोगों के इमोशंस स्ट्रोक होते हैं, होते ही जो है ये लोग वहां से गायब हो जाते हैं और दुनिया भर से डोनेशंस और चंदे जो है इनके पास आते हैं। आप एक पैटर्न को गौर करिए, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, इस पैटर्न को आप गौर करिए। हर साल रमजान के महीने में 15 रमजान के बाद आप गौर करिए कि हमास हमला करता है इसराइल के ऊपर, इसराइल का रिटेलिएशन होता है और वो फोटोज और वीडियोस को दुनिया भर में घुमाया जाता है और जो है लोगों को बताया जाता है और फिर चंदे इकट्ठा किए जाते हैं। ये पैटर्न को और इस आइडियोलॉजी को अरब दुनिया ने बहुत पहले ही पहचान लिया था। अरब के बहुत बड़े स्कॉलर थे शेख मुकबिल बिन हादी, इन्होंने बहुत पहले ही कह दिया था कि हमास जिसके पीछे ईरान है ये किसी का जो है खैर नहीं कर सकता, इसके अंदर किसी भी किस्म का गुडनेस नहीं है, ये किसी का खैर नहीं कर सकता। और हमास की जो आइडियोलॉजी है ये बेसिकली 4 लोगों की विचारधारा पर हमास की आइडियोलॉजी चलती है। एक तो ईरान के खुमैनी है, दूसरा सैयद कुतुब है इजिप्ट के, हसन अल बन्ना इजिप्ट के, और मौदूदी, सैयद अबुल आला मौदूदी। इन चारों की विचारधारा पर हमास की आइडियोलॉजी चलती है। हमास और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर यह है कि 1979 में ईरानी रेवोल्यूशन हुआ, 1987 में हमास वजूद में आया और फिर 1989 में आप देखिए कि कश्मीर इंसर्जेंसी शुरू हुई। और ये पूरा का पूरा पैटर्न आप जो है इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। का लेना चाहती हूँ, जैसे जिस बिंदु को अभी सर ने उठाया, जनरल सिन्हा ने उठाया कि एक सडन ओपननेस है, इसके अलावा इसराइल के साथ तो सऊदी अरेबिया का पैक्ट होने वाला था, या फिर हमने जो ये कॉरिडोर की, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की जा रही थी, मिडिल ईस्ट से इंडिया, मिडिल ईस्ट से यूरोप तक की बात की जा रही थी,
BRI जो इसका चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके काउंटर के तौर पर, तो इस वॉर इस लड़ाई का इम्पैक्ट तो दूर दूर तक महसूस किया जाएगा। भले ही इस मिनट इस सेकेंड ये लड़ाई इजराइल वर्सेस हमास लगती हो, जिसमें ये कहते हुए कि हमास और फिलिस्तीनी कॉज एक नहीं है, लेकिन इसके रेपरकशंस जो हैं वो तो कई जगह महसूस किए जाएंगे। बिल्कुल सही बात है ये कि इसके रिpercussions बहुत दूर दूर तक महसूस किए जाएंगे। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि रिसेंटली जो G20 हमारे भारत में हुआ है और बड़ा सक्सेसफुल रहा है, और काफ़ी भारतवासियों को इस पर जो है फ़ख्र भी महसूस हुआ। और मिडिल ईस्ट में इंडिया का जो इमेज, जो छवि भी बनी है कि द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ का जो लीडर इंडिया इंडिया जो उभर रहा है, तो ऑब्वियसली जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये शुरू होता है मुंबई से, और ये मिडिल ईस्ट से इसका जो पूरा रेलवे ट्रैक है इसमें भी इंडिया का बहुत बड़ा स्टेक है। तो मिडिल ईस्ट से ये रेलवे ट्रैक होते हुए जॉर्डन देन इसराइल फिर हाइफा पोर्ट से ये फिर जाएगा यूरोप की तरफ। तो ये जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ये चाइना के लिए बहुत बड़ा जो है यानी कि समझिए कि इकोनॉमिक एक चैलेंज है चाइना के लिए। और एट द सेम टाइम रीजन में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो। इसमें इंडिया को भी जो है पीछे खींचना है, क्योंकि इंडिया एज ए ग्लोबल साउथ का लीडर के तौर पे उभर रहा है, तो उसको भी, इंडिया को भी खींचना है, मिडिल ईस्ट को भी जो है वॉर में झोंकना है। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है और बहुत सारे प्लेयर्स इसके अंदर इन्वॉल्व है। और इनफैक्ट चाइना का भी हम इसके अंदर जो है रोल मिस नहीं कर सकते, स्पेकुलेट कर सकते हैं, डाउट कर सकते हैं कि चाइना भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हो सकता है जो मिडल ईस्ट में फ़िलहाल जो वॉर चल रही है इसका फ़ायदा उठाने के लिए। तो ये चीज़ें तो है जो चल रही हैं। एट द सेम टाइम दूसरी चीज़ जो आपने जिक्र की है सऊदी इजराइल पीस डील के बारे में, हाँ ये ऑन द टेबल थी और तकरीबन ये 1980s से ऑन द टेबल रही है, मगर सब्सटेंशियली इसके ऊपर कुछ काम हुआ नहीं था। 1980s में किंग फहद ने किंग फेस ट्रीटी के तौर पर इन्होंने मोरक्को में एक ट्रीटी पेश की थी। फिर उसके बाद किंग अब्दुल्ला ने अरब पीस इनिशिएटिव के नाम पे इन्होंने दिया था। अभी जैसे जनरल साहब बात कर रहे थे कि अरब दुनिया में दो तरह की विचारधाराएं या फिर दो माइंडसेट्स आपको मिलेंगे। एक माइंडसेट वो है जो ये समझते हैं कि यहूदी हमारी तरह इंसान होते हैं, उनको भी जीने का हक है, उनका एक स्टेट है, उनकी कंट्री है, उनको उनके हिसाब से रहने दें, उनको डिग्निटी के साथ उनके सोवरेन, उनको एक कंट्री दे दिया जाए। दूसरे और वो ये भी मानते हैं कि पैलेस्टीनियन स्टेट भी होना चाहिए साथ ही साथ, यानी कि टू स्टेट सोल्यूशन। और अरब पीस इनिशिएटिव जो सऊदी अरब ने दिया था वो टू स्टेट सोल्यूशन ही था। उसके बाद दूसरा जो माइंडसेट है वो माइंडसेट है जो कहता है कि थ्रो द ज्यूस इनटू द सी, यहूदियों को उठाकर पानी में फेंक दो, इनको खत्म कर दो, इनको निकाल दो यहाँ से। तो ये जो दूसरी विचारधारा है ये ईरान इसके पीछे खड़ा है, और ईरान इसका आइडियोलॉजिकल सपोर्टर है। ईरान है, मुस्लिम ब्रदरहुड है, इख्वान अल मुस्लिमीन है, इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है या इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। खैर, अब जो बात चल रही थी सऊदी और इजराइल की पीस डील के बारे में, सऊदी अरब ने इजराइल के टूरिज्म मिनिस्टर को बुलाया, रिसेंटली इनवाइट किया, और फिर सऊदी अरब ने अपना एक और क्लैरिटी चाहिए थी क्योंकि ईरान जो है वो एक शिया कंट्री है। चली रही थी। मैं पीस डील पर वापस आऊंगी। ये जो अभी हम बातें कर रहे हैं, ईरान इज ए शिया कंट्री, और जब हम सऊदी की बात करते हैं इट्स सुन्नी कंट्री। ये जो शिया और सुन्नी के जो इंटरनल डायनामिक्स है वो इजराइल की इस लड़ाई में किस तरह से प्ले आउट कर रहे हैं, अगर आप एक मिनट में स्पष्ट कर सकें। जी बिल्कुल, इसके अंदर ये अब जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हर किसी को लीडर बनना है, हर किसी को अपने आप को एज ए कैलिफेट ऑफ द मुस्लिम उम्मा अपने आप को बताना है। तो इस जंग में बहुत सारे रीजनल प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं। सऊदी अरब तो पहले से, चूंकि सऊदी अरब का अरब कॉज है और अरब कॉज की वजह से सऊदी अरब पैलेस्टीन का सपोर्ट कर रहा है, और ये PLO के पीछे था, और वहाँ तक ये जो पूरा मामला था सही था। जैसे इसके अंदर ईरान इन्वॉल्व हुआ और हमास इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ, फिर हिजबुल्लाह भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो गई, तो यहाँ पर ये पूरी डायनेमिक्स चेंज हो गई। और अपने आप को लीडर, मुस्लिम लीडर या मुस्लिम रहनुमा बताना या फिर मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन कैप्चर करना, ये पूरा मामला था। इस मामले की वजह से पूरा अरब और क्या कहते हैं इजराइल और अरब के बीच में ज़्यादा जो है गैप आ चुका है, और अब इस गैप को फिल करना इतना आसान नहीं है। इंटरेस्टिंग है। और ऐसे में जो बाइडन का वहाँ पर पहुँचना, और ख़ासतौर पे मैं यहाँ पर प्रिंस सलमान की बात करना चाहती हूँ। आप देखते हैं सऊदी या फिर दूसरी अरब कंट्रीज़ को इस लड़ाई में डायरेक्टली कूदते हुए, डायरेक्टली इस लड़ाई को ज्वाइन करते हुए, या आपको लग रहा है वो चाहते हैं डी एस्केलेशन हो अब?
नहीं नहीं, यहाँ पर सऊदी, यूएई और इजिप्ट, इन कंट्रीज का जो स्टैंस है वो यही है कि डी एस्केलेशन हो, जितना हो सकता है उतना डी एस्केलेशन हो। क्योंकि होता क्या है कि अब यहाँ से जो गाजा से लोगों को निकालने की बात चल रही है और रफा बॉर्डर खोलने की बात चल रही है, तो इजिप्ट के ऊपर बर्डन पड़ जाएगा, रेफ्यूजीज इजिप्ट के पास आ जाएंगे। तो इजिप्ट भी नहीं चाहता है कि एस्केलेशन हो ताकि वो भी इसके अंदर कूद पड़े, वो नहीं चाहता, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इजिप्ट को रेफ्यूजीज को बेयर करना पड़ेगा। फिर सऊदी अरब के ऊपर भी बात आएगी, फिर यूएई के ऊपर भी बात आएगी। तो ये लोग चाहते हैं कि जितना हो सकता है उतना इस मामले को खत्म कर दिया जाए और इस चीज को जो है डीएस्केलेट कर दिया जाए, इसका एक फाइनल सॉल्यूशन निकाला जाए। ठीक, जल्दी से 40 हमारे सेकंड्स साथ हैं। दो स्पेशल गेस्ट हैं। हमारे साथ जाक तनवीर हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, सऊदी में रहते हैं, और हमारे साथ इनके सूद साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तनवीर साहब, पहला सवाल आपसे, सऊदी में आप बैठे हैं, कहीं ना कहीं इस पूरी लड़ाई को ये कहा जा रहा है ये वेस्ट बनाम अरब कंट्रीज में तब्दील हो सकती है। आप वहीं पर मौजूद हैं, सऊदी में हैं। सऊदी जिसके साथ इसराइल का पीस अकॉर्ड होना था, लेकिन इस अटैक के बाद हमास के वो कैंसिल हो गया। सवाल उठाया जा रहा है जो गाजा में लगातार स्ट्राइक्स कर रहा है इसराइल, वहां पर ग्राउंड पर क्या फीलिंग है, क्या सेंटिमेंट है, और सऊदी जो कि अरब वर्ल्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, की प्लेयर है हर लिहाज से, वो इसे कैसे देख रहा है इस वक्त? जी अदिति जी, देखिए ऐसा है कि सऊदी का फिलहाल जो स्टैंड है वो प्रो पैलेस्टीन है, मगर आपको मैं ये भी बता दूं कि इनका स्टैंड एंटी हमास भी है। कल ही के दिन फॉर्मर जो इंटेलिजेंस चीफ है सऊदी के, प्रिंस तुर्की अल फैसल, उनका बड़ा जबरदस्त बयान आया। उसके अंदर उन्होंने कहा कि हम हमास की निंदा करते हैं, हम हमास को कंडेम करते हैं। एट द सेम टाइम उन्होंने इजरायली गवर्नमेंट को भी कंडेम किया कि वहां पर जो टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं या फिर जो सिविलियंस के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, इसको लेकर भी जो है सऊदी अरब बड़े ही सख्त अल्फाज में या फिर जो है स्ट्रिक्ट कंडेमनेशन सऊदी अरब ने जो है दिया है। और यही लाइन पर यूएई भी है, बहरीन भी है, इजिप्ट भी है, जितने अरब मुस्लिम कंट्रीज हैं सब के सब जो है इसी लाइन पर है। वो हमास का समर्थन तो नहीं करते हैं, पर एट द सेम टाइम ये लोग जो है इजराइल की गवर्नमेंट के जो टारगेटेड किलिंग्स और सिविलियन को जो टारगेट किया जा रहा है इसके ऊपर ये लोग जो है बात कर रहे हैं। लेकिन तनवीर साहब, आप दो बातें अभी तक आपने की है। एक तो आपने कहा कि एक तरफ ये हमास ने जो कुकर्म किया, कुकृत्य किया, उसको लगातार उसे लेकर अटैकिंग है, और दूसरी तरफ इजराइल जो स्ट्राइक्स कैरी आउट कर रहा है, ये एक मोर ऑफ अ बैलेंसिंग एक्ट है। और क्या, मैं आपसे जानना चाहती हूं, और खास तौर पर एक ऐसी कंट्री का जो पीस अकॉर्ड साइन करने जा रही थी इजराइल के साथ, और क्या इसके पीछे एक साजिश है? क्योंकि इजराइल की जो एक्सेप्टेबिलिटी है इन अरब वर्ल्ड वो काफी बढ़ी है अगर बीते कुछ अरसे की बात करें तो। बिल्कुल, आपका जो सवाल है वो सही है कि इसके पीछे बिल्कुल साजिश है। ऐसा नहीं है कि ये आउट ऑफ द ब्लू हुआ है, क्योंकि सऊदी अरब ही एक लास्ट ऐसा अरब कंट्री है, अगर वो इजराइल को एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर उसके बाद पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में इजराइल के लिए एक्सेप्टेंस हो जाता है। अब इस चीज को, इसमें जो बहुत सारे प्लेयर्स हैं, या फिर यूं समझ लीजिए कि जो कुछ इंडस्ट्री है बेसिकली, तो ये पूरी कुछ इंडस्ट्री जो है कोलैप्स हो जाएगी। इसके जितने प्लेयर्स हैं इनके लिए कोई काम नहीं रहेगा। इसमें हिजबुल्लाह भी है, हमास भी है, ईरान भी है, और दूसरे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि सऊदी अरब और फिर इजराइल की जो है पीस ट्रीटी हो। इसके साथ साथ एक और चीज जो यहाँ पे एक्सपर्ट्स ने ऑब्जर्व की है वो ये है कि सऊदी और ईरान की जो डील हुई है चाइना के मीडिएशन से, तो इसमें यूं हो गया है कि अमेरिका का मिडिल ईस्ट में रेलेवेंस बिल्कुल खत्म हो गया है। अब ये भी हो सकता है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू अमेरिका की फिर से रेलेवेंसी मिडिल ईस्ट के अंदर होगी। जी, आप ये कह रहे हैं कि ये बहुत अहम बिंदु है। और तनवीर साहब, ये बहुत ही एक ऐसा बिंदु है जो लगातार हर डिस्कशन में आ रहा है। वो कह रहे हैं अरब वर्ल्ड की हिपोक्रेसी, डबल स्टैंडर्ड्स। आपको मुसलमानों की चिंता भी है, लेकिन आप गाजा के सिविलियंस को लेंगे नहीं। जी देखिए, यहाँ पे मैं आपको कुछ चैलेंजेस बताता हूँ अरब कंट्रीज के। रफा बॉर्डर अगर खुलता है और इजिप्ट में 2.2 मिलियन, तकरीबन गाजा के जो लोग हैं ये 2.2 मिलियन लोग हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इन 2.2 मिलियन लोगों में कितने हमास के लोग हैं और कितने जो है सिविलियंस हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पर गाजा में 3 तरह के लोग हैं, 3 टाइप के लोग जो है गाजा के अंदर रहते हैं। एक कॉमनर्स है, आम लोग हैं जो आपकी तरह हमारी तरह होते हैं, जो गाजा के हमास के रूल में रहना नहीं चाहते, मगर इनके अंदर इतना
इतनी हिम्मत नहीं है कि ये लोग हमास के अगेंस्ट जाए, क्योंकि हमास इनको भी मारेगा, ये एक बड़ा मसला है। और दूसरे वो टाइप के लोग हैं जो फिदाइन टाइप के, समझ लीजिए, जो अपने बच्चों को और जो है अपने लोगों को लाकर देंगे हमास के लिए कि लड़ो तुम। और तीसरे वो लोग हैं जो मजबूरन जो है अपने घर उनको हमास को देना पड़ता है। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि गाजा के अंदर सिविलियंस कितने हैं और हमास के लोग कितने हैं। और एक जो सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर ये है, जो टेररिस्ट होते हैं ये लोग किसी भी इंटरनेशनल रूल को फॉलो नहीं करते। एक बेसिक रूल ये होता है कि कैमोफ्लेज पहना जाता है, सिविलियन से अपने आप को डिस्टिंक्ट रखा जाता है। अफगानिस्तान में भी यह चैलेंज था, यमन में भी यही चैलेंज था, और यहाँ पर जो है गाजा में भी यही चैलेंज है। तो अब अगर यहाँ से ये 2.2 मिलियन लोगों को या फिर 2 मिलियन लोगों को यहाँ से निकाला जाएगा तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होगा वो रेफ्यूजी इन्फ्लक्स का होगा। और जो अरब कंट्रीज को डर है यहाँ पर वो है सेकंड नकबा का, यानी कि एक्सोडस जो 1948 में हुआ था, और फिर जो पैलेस्टीनियंस वहां से निकले वो वापस नहीं जा सके और आज तक वो रेफ्यूजी कैंप्स में पड़े हुए हैं। तो इनको सबसे बड़ा डर ये है कि अगर ये 2 मिलियन लोग निकल जाएंगे तो एक रेफ्यूजी इन्फ्लक्स होगा और फिर ये रेफ्यूजी कैंप्स में रहेंगे। तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इजिप्ट जी रिसेंटली हाल तक जो है इजिप्ट इस्लामिस्ट से और मुस्लिम ब्रदरहुड जो इख्वान अल मुस्लिमीन है इनसे ये लड़ता आया है, इनको ये डील करता आया है। और इख्वान अल मुस्लिमीन के लोगों ने इजिप्ट के प्रेसिडेंट्स को तक इन्होंने जो है असैसिनेट किया है, अनवर सादात को इन्होंने मारा है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज इजिप्ट के लिए है, वो ऐसे ही यूं ही वो गाजा के लोगों को नहीं ले सकता। ये बहुत बड़ा चैलेंज इजिप्ट के लिए भी है और मुस्लिम वर्ल्ड के लिए भी है, क्योंकि अब जाकर मुस्लिम वर्ल्ड कहीं चैन की सांस ले रहा है। ठीक है तनवीर साहब, लेकिन जो आपने बिंदु उठाया उसी पर एक सवाल ये उठता है, जब अरब कंट्रीज ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रही हैं कि कौन हमास का ऑपरेटिव है, कौन हमास का सिंपैथाइजर है और कौन एक निर्दोष सिविलियन है, ऐसे में ये एक्सपेक्ट करना कि इजराइल ये डिफ्रेंसिएशन कर पाएगा, ये कितना लॉजिकल आपको लगता है? और कोई भी अरब कंट्री ये सवाल क्यों नहीं उठा रही कि एक तो इजराइल के जो हॉस्टेजेस हैं इन्हें रिलीज किया जाए, और दूसरा हमास इन्हें शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है, और कोई कंट्री खुलकर ये नहीं कह रही कि ये कैसे अलाउ किया जा सकता है, ये कैसे हो सकता है। यहाँ पर अरब कंट्रीज खुद मजबूर हैं, वो इस तरह से वो रेफ्यूजीज को इतनी आसानी से वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और ऐसा भी नहीं है कि इजराइल ने पिछली बार एग्रीमेंट्स नहीं ब्रेक किए हैं, हिस्ट्री भी रही है इजराइल की कि इजराइल ने एग्रीमेंट्स ब्रेक किए हैं ऑक्यूपेशन के मामले में। तो ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग मामला है दोनों के लिए भी, अरब वर्ल्ड के लिए भी और इजराइल के लिए भी। इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को, स्पेशली जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इनको सोल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु हैं जिन पर डिस्कशंस भी होने चाहिए। जहां तनवीर, क्लोजिंग कमेंट में आपका लूंगी ये पूछते हुए कि हमास के खिलाफ उस तरह का कंडेमनेशन हमने क्यों नहीं देखा है, क्या रोकता है मुस्लिम कंट्रीज को ऐसा करने से? मैं तो ये कहूंगा कि यहाँ पर मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर कोई रोक टोक तो नहीं है, क्योंकि तकरीबन 20-30 साल पहले ही अरब कंट्रीज ने ओपनली हमास को बैन कर दिया था, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया था। मगर इस सिनेरियो में जो भी चल रहा है कि हमास का कंडेमनेशन इतनी ओपनली नहीं आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि पब्लिक सेंटिमेंट या पॉपुलर ओपिनियन ये है कि हमास में और पैलेस्टाइन में लोग कंफ्यूज्ड हैं। लोग हमास को पैलेस्टाइन समझ रहे हैं, पैलेस्टाइन को हमास समझ रहे हैं। इमोशंस और सेंटिमेंट्स बहुत हाई हैं। अगर कोई भी इस मामले में सेंसिटिव मसले में बात करता है तो उसको कौम का गद्दार या फिर जो है मुसलमानों का दुश्मन समझा जाता है। तो ये बहुत सेंसिटिव इशू है, इसको अरब कंट्रीज बहुत ही सेंसिटिवली इसको हैंडल कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जाक तनवीर।